नमस्कार मित्रों, इलाहाबाद विश्वविद्यालय की इस विशाल परिवार प्रांगण में सभी का आप सबका स्वागत है। और मैं यहाँ की सदस्य रही हूँ लंबे समय तक, तो एक मेज़बान बतौर मेज़बान आप सभी का स्वागत करती हूँ। और सबसे पहले थोड़ा सा फॉर्मल सा औपचारिक सा परिचय बस यही है कि बहुत सालों से जुड़ी हूँ। वेरी गुड इवनिंग आलोक पांडे जी, त्रिपाठी जी जय आपकी, विपुल नमस्कार, प्रणाम आपको, सौरभ जी नमस्कार। देखिए ये परिचय सत्र थोड़ा सा बस इतना सा ही है कि इस विश्वविद्यालय की मैं तीसरी पीढ़ी हूँ। इस विश्वविद्यालय में मेरी 2 पीढ़ियां पढ़ के निकल चुकी हैं, मैं तीसरी पीढ़ी रही हूँ। पितामह ने संस्कृत विभाग में पढ़ाया है, एएन झा में रहते थे, पीसीबी में रहते थे, पीसीबी हॉस्टल में रहते थे। फिर उन्होंने पढ़ाया संस्कृत विभाग में, और फिर पिता पढ़े, माता पढ़ी, सब लोग पढ़े। तो हमारे साथ सभी लोग जो हैं इस परिवार के सदस्य रहे हैं, और तो हम मेजबान पहले हैं, हम मेहमान बहुत बाद में हैं, हम सबसे पहले मेजबान हैं। क्योंकि जब परिवार का 3 पीढ़ी का दौर यहाँ से जा रहा है तो हर आने वाला हमारे लिए श्रद्धा का पात्र है, और हम उसकी बहुत खैर मकदम करते हैं, हम उसका स्वागत करते हैं। तो इसी चूंकि मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय से जो मैंने पढ़ाई की है उसके सिवा मैंने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से भी पढ़ाई की है और दिल्ली यूनिवर्सिटी से भी पढ़ाई की हुई है। तो इस तरीके से आप समझिए जिस चीज़ पर मुझे बात करनी है आज, उस किताब की रचना, उस किताब की रचना प्रक्रिया, उसकी जो संरचना, उसका जो डेवलपमेंट हुआ है वो इसी वजह से हुआ है क्योंकि 3 यूनिवर्सिटी का समेटा हुआ था अनुभव। ठीक है। वैसे इनिशियली मैं एक राइटर हूँ, मैं लिखती हूँ। मेरी इधर से भी जो 3 पीढ़ियाँ हैं वहाँ भी लेखन का कार्य ही होता रहा है। तो उधर और इधर दोनों साइड से 3 पीढ़ियों का इन छोटे और इन बहुत कमज़ोर कंधों पर भार भी है और जिम्मेदारी भी है, जिसे मैं निभाने की कोशिश करती हूँ। और आप सब लोगों की दुआओं और आप सभी लोगों के आशीर्वाद से ही ये संभव हो पाता है। अब देखिए 5 एकदम एग्जैक्टली बज चुका है, तो बात करते हैं। क्योंकि मुझे आज ये कहा गया है कि आप इस किताब पर या इस साल जो आपकी 2 किताबें, 2 उपन्यास आए हैं उन पर आपको इनिशियली बोलना है। तो मैं बोलूँगी इस किताब पे बोलने से शुरुआत करूं। वैसे मैं प्रायः जब भी अभी तक लाइव जितने भी दिए हैं उसमें कोई शेर या कोई श्लोक ही पढ़ा है, लेकिन आज मैं एक पत्र से शुरुआत करती हूँ। ओके। इस पत्र को कहाँ से लिखा है? ये पत्र हमारा आया हुआ है बिहार से। ये बिहार से आया हुआ पत्र है। सबसे पहले मैं इसे पढ़ती हूँ, फिर उसके बाद हम इस साल की आई हुई अपनी किताबों पर बातें करेंगे। अब इसमें इन दोनों किताबों का जिक्र है इस साल जो आई हुई हैं। पूरा पढ़ूं, थोड़ा सा फॉर्मल है। आदरणीय भूमिका जी सादर नमन। सशक्त लेखिका भूमिका द्विवेदी अश्क जी के उपन्यास माणिक कौल और नौशाद, सर्वप्रथम शुभकामनाएं। उपन्यासों को पढ़कर एक नारा दिमाग में गूंजा जिसे चुनावों के समय में सुना करता था, कोई नहीं है टक्कर में, मत पड़ जाना चक्कर में। भूमिका जी, बहुत सी किताबें जीवन में पढ़ी हैं मैंने, पुरानी भी और नई भी, लेकिन आपके लेखन में ईश्वर प्रदत्त प्रतिभा का आभास होता है। देखिए, आप ये ना समझें कि मैं अपनी तारीफ कर रही हूँ। एक्चुअली इसमें इलाहाबाद का जिक्र है और इलाहाबाद की विशेषता और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का जिक्र है, इसलिए मैं इसे पढ़ रही हूँ। वरना बहुत सारे पत्र हैं जिनको पढ़ा जाना चाहिए, लेकिन चूंकि इसका प्रसंग है, ये यहाँ संदर्भित किया जा सकता है। देखिए, इन्होंने कहा है, 2021 में आए नौशाद और माणिक कौल ऐसी गंगा जमुनी के परिचायक हैं जिसके लिए आपका जन्म स्थान इलाहाबाद प्रसिद्ध है। देखिए, और इलाहाबाद विश्वविद्यालय की तो महिमा ही निराली है। देखिए, ये बिहार का आदमी कह रहा है। देखिए कितना, मतलब कितने दूर दूर तक ये भाव, ये फीलिंग, ये अच्छी संवेदनाएं पहुंचती हैं। देखिए, माणिक कौल पढ़कर गंगा की पवित्र धारा में स्नान किया, नौशाद पढ़कर जमुना की गहराइयों से अभिभूत हुआ।
माँ सरस्वती का वरदान आपको सदा इसी प्रकार प्राप्त रहे। देखो उन्होंने आशीष भी दिया है। भाषा चुभती हुई, चरित्र चित्रण ज्यों का त्यों, कहानी की उत्सुकता बराबर बनी रही। उपन्यास खत्म करके याद किया कि अरे क्या क्या काम करने हैं, क्या क्या काम बाकी हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि प्रयत्न पूर्वक याद करना पड़ा कि उपन्यास पढ़ने के पहले क्या कर रहा था मैं। हमारे जैसे पाठकों के लिए कुछ न कुछ लिख दिए किसे मतलब नहीं होता है। ऐसे ही खास किताबों और न भूलने वाली आपकी दांव और पितृपक्ष जैसी खास कहानियां ही सुहाती हैं। आप जन्मजात लेखिका हैं, शायद इसीलिए आप अन्य व्यवसाय न करके लेखन ही में लगी रहती हैं। समाज में व्याप्त सच को सामने लाती हैं और निराकरण भी बताती हैं। आपके उपन्यास स्वस्थ और ताजगी से भरे हुए हैं। ये तो भगवान की ही कृपा है कि मुझे आपके दोनों उपन्यास अनायास उपलब्ध हो गए। पिछले 2 उपन्यासों के लिए प्रयत्न करना पड़ा था। आपका शुभेच्छु रामदयाल। हाँ, रामेश्वर दयाल। तो ये बिहार से आया हुआ पत्र है। सभी को नमस्कार। अनुभव मिश्रा जी, मिलिंद पांडे, अनुराग राव और बार बार अंकित द्विवेदी जी, आपको इतनी दूर से बैठे हुए हैं और इतनी अच्छी तरह ये परिवार का संचालन कर रहे हैं। इतना बड़ा परिवार बना लिया है। इट्स लाइक इट्स लाइक एन अचीवमेंट, नॉट इट्स लाइक रिकॉर्ड। इतना बड़ा परिवार और कोई भी नहीं है जितना आपने समेट लिया है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का पूरा परिवार। मैं एक बार फिर अपने उपन्यास को उठाऊं उससे पहले मैं प्रणाम करती हूँ गुरुजनों को, वरिष्ठों को, अपने समवयस्कों को, अपने सभी अनुजों को। ज्यादातर तो सब जूनियर ही हैं। आप सबको बहुत सारा स्नेह, बहुत सारा प्यार, बहुत सारा आशीष, बहुत सारी दुआएं। हालांकि मैं किसी को छोटा समझती नहीं हूँ, सबको मित्रवत ही देखती हूँ, लेकिन ठीक है, आप लोगों को खूब सारा आशीष मेरा। देखिए, अब मैं उपन्यास की अगर बात करूं तो कहाँ से शुरू करूं। देखिए, जब लाइव में हम लोग आते हैं तो आदर्श द्विवेदी जी आप भी मुझे बताएं, दिनेश यादव जी आप जो मुझसे जुड़ते जा रहे हैं, आप लोग मुझे एक छोटी सी चीज बताएं। प्रतीक आप ही बताएं, अंकित आप बताएं कि कहानी, इस उपन्यास को लिखने का इंस्पिरेशन, प्रेरणा कहाँ से मिली। मैं यहाँ से शुरुआत करूं या मैं पहले इसका अर्थ बताऊं, जो आप कहें, बताएं। यहाँ के छात्र के रगों में खून कम, आईएएस का नशा ज्यादा दौड़ता है। बिल्कुल सही बात है। हेलो मैम, खुशी श्रीवास्तव, बहुत आपको खुशी, स्वागत आपका, बहुत अच्छा लग रहा है आप सब लोगों से। इंस्पायर कहाँ से करा है, यहाँ से शुरू करूं, बताएं कुछ, कोई जवाब आए। स्टोरी कैसे लिखना चाहिए मैम, अभी ये बाद में बताते हैं। स्टोरी लिखने के लिए पहले आप बहुत सारे पढ़ लें और खूब सारे तजुर्बे बटोर लें, तब लिखा जाता है। ऐसे तो नहीं लिखना शुरू कर देना चाहिए, बहुत इमेच्योर कहानी बनती है फिर तो। इस उपन्यास का विचार आपके मन में कैसे आया, डॉक्टर दिनेश यादव। प्रेरणा कहाँ से मिली। ठीक है, चलो यहीं से शुरू करते हैं। इसका अर्थ फिर मैं बाद में बता दूंगी, ठीक है, इसका अर्थ हम फिर बाद में बताते हैं। माणिक का, मैं माणिक का अर्थ बताना चाह रही थी पहले, ठीक है। प्रेरणा कहाँ से मिली। देखिए, ऐसा है कि कश्मीर एक बहुत ही खूबसूरत जगह है, ये तो कहने की कोई बात ही नहीं है। ये तो जहांगीर और जमाने से बात चली आ रही है, ठीक बात है। मुझे कहाँ से इंस्पायर किया मैं ये बताती हूँ। मैं बहुत छोटी हुआ करती थी, एक हम लोगों को मैम पढ़ाती थी, उनका नाम था मिसेस रैना। ये जो रैना, ये जो बहुत सारे सर नेम हैं, जैसे कौल, जैसे सुम्बली, है ना, ये जो टिपिकल कई सारे सर नेम हैं, ये खास कश्मीरियों के होते हैं। तो एक रैना मैम हमें पढ़ाया करती थी। उन्होंने जब मुझे सबसे पहले पढ़ाया था तो मैं तो बारिश समझती थी। मैं तो इलाहाबाद की, यूपी की लड़की, तो मैं थी रैना मैंने तो बारिश होती है, इनके नाम का मतलब रैना है क्या, सर नेम का मतलब। तो उन्होंने एक दिन बताया कि नहीं, रैना हमारा सर नेम है, ये टिपिकल कश्मीरी है। एक कश्मीर का इम्प्रेशन तब पहली बार आया। फिर आगे आई यहाँ दिल्ली में मेरी रूम पार्टनर एक कश्मीरी लड़की थी। वो जब भी कश्मीर से आती थी तो खूब टोकरे भर के सेब, खूब सारे अखरोट, खूब सारे बादाम खूब लाती थी और हम सारे रूम पार्टनर्स को खूब भोजन कराती थी इन्हीं चीज़ों का। मेरा बृहस्पति का व्रत रहता था और मैं उसी के सेबों से अपना बृहस्पति का व्रत निकाला करती थी। वो बहुत सारी चीज़ें, उसकी मम्मी भी आती थी, दोनों आपस में माँ बेटी कश्मीरी में बोलती थी। हमारे हॉस्टल का नियम था कि कोई भी पेरेंट्स घर से आता है, लेडीज अगर, तो वो रूम पर ही ठहरता है। तो उनकी माँ भी कश्मीरी थी और वो बहुत प्यार करती थी। तो एक
कश्मीर जुड़ा दिल में कहीं। फिर उसके बाद क्या हुआ कि इलाहाबाद आई। फिर इलाहाबाद में कुछ लोगों से मुलाकात हुई। हमारे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एक वाइस चांसलर भी थे, वो भी कश्मीरी थे, उन्होंने भी अपनी कई बातें बताई। तो एक तरह से यहाँ इन सारी चीज़ों की जो तजुर्बे और इन सब लोगों का जो बताई हुई बातें हैं, ये सब इकट्ठे इकट्ठे होते 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 एक उपन्यास, एक रचना बन गई बहुत बड़ी सी। ये है वो किताब। देखिए, ये मेरा 5वां उपन्यास है। तो इस उपन्यास का, ये मेरे उपन्यास अभी तक जितने लिखे हैं, क्योंकि ये 5वां और 8वीं किताब है, सबसे ज्यादा मेहनत मैंने इस किताब पर की है, ये मैं कह सकती हूँ। क्योंकि इसे लिखने से पहले मुझे कई यात्राएं करनी पड़ी, अपरिहार्य रूप से वो अनिवार्यतः यात्राएं करनी ही थी। जैसे कि कश्मीर जाना ही है, कश्मीर पर लिख रहे हैं, जैसे वेस्ट बंगाल 1-2 बार गई, जैसे हैदराबाद गई, जैसे केरल गई। तो कई यूनिवर्सिटीज को बहुत बारीकी से देखा, उन लोगों से बैठ के बात किया जिन लोगों का जिक्र इसमें किया मैंने। ओके, तो आप ये समझ सकते हैं कि इस किताब को लिखने में मैंने मेहनत सबसे ज्यादा अभी तक उड़ेली है अपनी। इतनी मेहनत मैंने और अपनी पिछली किसी किताबों, सब में मेहनत लगी थी, इतनी ज्यादा मेहनत और किसी में नहीं लगी थी। अब मैं बताती हूँ कि क्या है एक्चुअली अर्थ माणिक का क्या है। 9 रत्न होते हैं। 9 रत्नों के बारे में सभी ने सुना होगा। अकबर राजा बादशाह अकबर जो है, उसने अपनी, मैं उसे अकबर महान नहीं कहती हूँ, मैं किसी भी राजा को ऐसे ही महान नहीं कह देती हूँ। एक बार हर्षवर्धन को तो फिर भी कह सकती हूँ, बाकी मैं जल्दी महान नहीं कहती किसी को। तो अकबर बादशाह जो है, इसने अपने यहाँ 9 रत्न रखे हुए थे। तो जो वो 9 रत्न थे, वो एक्चुअली 9 व्यक्ति थे, बहुत ब्रिलियंट व्यक्ति अपने अपने क्षेत्र के, उन्हें रखा हुआ था। ठीक है, तो वो सिंबलाइज कर रहे थे 9 उन रत्नों को जो नगीने होते हैं। ठीक है, ये 9 नगीने होते हैं। उसमें हीरा होता है सबसे कीमती, उसमें मोती होता है, उसमें पुखराज होता है, लाल हरा नीला पीला 4 रंग होते ही होते हैं। पीला पुखराज, नीला नीलम, लाल माणिक और हरा पन्ना, और फिर लहसुनिया होते हैं और भी होते हैं। तो 9 जो ये रत्न है मूल रूप से, इसमें जो माणिक है ये लाल रंग का होता है, तो लाल रत्न को माणिक कहते हैं। ये ऐसे आया है और इसका कौल सरनेम है, क्योंकि जो माणिक की पत्नी है ओरिजिनल इस उपन्यास में, वो कौल सरनेम से आती है। क्योंकि वो घर जमाई टाइप का बन गया है हमारा मूल चरित्र, तो इसलिए फिर मैंने इसे कॉल करना पसंद किया किसी और भी शीर्षक की जगह। ऐसा है। अब इसमें कहानी यूनिवर्सिटी में जो भ्रष्टाचार है, कहने तो मूल रूप से यह है कि शिक्षा तंत्र में, पूरे शैक्षणिक माहौल में, पूरे शिक्षा जगत में जो भ्रष्टाचार व्याप्त है, वो जिस विधि से लेयर टू लेयर नीचे उतरता आता है और हर एक आम आदमी तक पहुंच जाता है, ये उस चीज का प्रतीक है, ये उस चीज की व्याख्या है। ठीक है, अब आप अपने देश में देखिए अगर, तो सर्वोच्च पद हमारे यहाँ क्या है? हमारे यहाँ सर्वोच्च पद है, कोई बताए? जब ये तो देखिए, जब लाइव हम करते हैं तो दोनों तरफ से लाइव होता है, दोनों तरफ से होता है। क्योंकि आप हमसे सवाल कर सकते हैं। मुझे ये एपीजे कलाम की चीज बहुत पसंद आती थी कि वो कभी भी भाषण देने नहीं बैठते थे, हमेशा सवाल करते थे। तो ये एक चीज है। आप बताएं कि सर्वोच्च पद कौन है हमारे यहाँ? एनीबडी? किसी का आ नहीं रहा है लिखकर। चलो, क्योंकि सब इतने ज्यादा पढ़े लिखे हैं, इतनी छोटी बात का जवाब देना ही कोई पसंद नहीं कर रहा है। प्रेसिडेंट, हाँ आ गया जी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, सर्वोच्च पद हमारा वो है। तो जो हमारा शिक्षा जगत है, जो हमारा शिक्षा का जो शैक्षणिक माहौल है, जो ये शिक्षा का पूरा तंत्र है, जो मंत्रालय है, ये कैसे धीरे धीरे भ्रष्टाचार की एक एक लेयर कैसे घुसती है और कैसे प्रभावित करती है किसी अच्छे आदमी को, बुरे आदमी को, वो दिखाया है मैंने। तो राष्ट्रपति स्वयं तो नहीं भ्रष्टाचारी दिखाया है, लेकिन उनके यहाँ के कई निचले दर्जे के अधिकारी हैं, वो भ्रष्ट हैं। ठीक है, क्योंकि जब एक यूनिवर्सिटी, मैंने इस एक विश्वविद्यालय, देखिए जब हम शिक्षा तंत्र की बात करेंगे तो एक विद्यालय ही सब प्राइमरी जो उसकी इकाई होती है वहीं से शुरू करेंगे। तो मैंने एक विश्वविद्यालय लिया है क्योंकि मुझे बहुत बड़े स्तर का भ्रष्टाचार आपके सामने रखने का प्रयास करना था। ऑलराइट, तो
राष्ट्रपति के यहाँ कुछ अधिकारी हमने आपको बताए हैं, वो भ्रष्ट कैसे हैं ये आप किताब में एक एक कर देखेंगे। तो मैंने सबसे पहले एक यूनिवर्सिटी बनाई। इस यूनिवर्सिटी का नाम मैंने रखा आजादपुर विश्वविद्यालय। ये एक काल्पनिक नाम रखा, क्योंकि किसी भी यूनिवर्सिटी को क्यों हैदराबाद को कोसें, क्यों वेस्ट बंगाल की किसी भी स्टेट यूनिवर्सिटी को कहें, किसी भी अपने इलाहाबाद विश्वविद्यालय को तो कभी नहीं कह सकते हम, है ना। तो फिर एक ख्याली नाम रखा गया, जिसे कहते हैं तसव्वुर में एक नाम आया, वो रहा आजादपुर। इस आजादपुर विश्वविद्यालय में एक वाइस चांसलर आता है जो कि कोटा लेकर आता है। उसने अपना पूरा जीवन कोटे में ही खर्च किया है, क्योंकि उसका एडमिशन जो पहला हुआ वो भी विस्थापन के कोटे वाला था। उसके खानदान भर की जो नौकरियां हैं कोटे पर हैं, तो उसे भी कोटे से नौकरी और प्रेफरेंसेस थोड़ी ज्यादा मिली। अब चूंकि वो अपना, वैसे मूल रूप से ये जो चरित्र है वो एक शायर है, वो एक बहुत ऐसा परिंदा है जो अपनी जड़ों से, जो अपने उस शाखा से, वो अपनी शाख जो उसकी कश्मीर में बड़ी खूबसूरत सी थी, जहाँ वो गा रहा था और जहाँ वो बजा रहा था, जहाँ वो खुश था, वो उससे निकलकर बहुत दूर उड़ता हुआ चला आया और वो अपनी मूल जमीन बिसरा गया है। एकदम भूला तो नहीं है, लेकिन उसके महत्वाकांक्षाओं की और जो सामाजिक चीजें हैं और जो लोभ है, लालच है और कई चीजें उस पर इस तरह से हावी एक के बाद एक होती चली गई कि वो जो अपना मूल गाना था, वो जो मूल उसकी शायरी थी, वो उनसे बहुत दूर भटक के चला आया। कुछ ऐसा है ये चरित्र, ठीक है। तो अब जब हम विश्वविद्यालय में एक भ्रष्टाचार दिखा रहे हैं, तो हम सारे लोगों को दिखाने का हमें जिम्मा बीड़ा उठाना पड़ेगा, ये हमें कोशिश करनी पड़ेगी। और ये उठाया है मैंने, कितना उठाया है, कैसा उठाया है, ये तो आप लोग पढ़ने वाले ही मतलब बेहतर बता सकते हैं, बता रहे हैं। आज सुबह भी एक आई है, जर्मनी से कुछ समीक्षाएं आई हैं और समीक्षा बराबर इसकी आ रही हैं। 3रा एडिशन आ गया है इसका, खुशी की बात है, हम सब के लिए खुशी की बात है। तो अब जब हम एक यूनिवर्सिटी की परिकल्पना दिमाग में लाते हैं, क्योंकि 3 यूनिवर्सिटी से मैंने पढ़ा है और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज मैंने देखी हुई हैं, तो मान लीजिए कि हमने कई लोगों से बात किया, तो फिर देखा कि मंत्रालय ने इसे स्टेट से सेंट्रल यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर बनाया कैसे। तब उसमें दिखाया कि क्योंकि एक शिक्षा मंत्री महिला थी, तो ये गए और उन्होंने उनको बताया कि भाई कैसे, आप तो, मैंने तो आपसे सुंदर स्त्री ही नहीं देखी इस दुनिया में, आप तो ये हैं, आप तो वो हैं। तो ये कर करके एक स्टेट से सेंट्रल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ये माणिक कौल नाम का व्यक्ति बनता है, ठीक है। क्योंकि ये बहुत गरीबी से कभी आ रहा है, इसने बहुत गरीबी भी देखी है, इसने बहुत दुर्दिन भी देखे हैं, इसने बहुत दहशत देखी है, तो बहुत घबराया हुआ सा एक इंसान है। एक ऐसा इंसान है, जैसे अब आप किसी भी दुनिया के स्टेट के किसी आदमी से बात कीजिए, तो वो अपने स्टेट की तमाम खूबियां और खामियां अपने साथ लेकर चलता है ना। जैसे एक बिहारी व्यक्ति है, वो अपने यहाँ का कल्चर, अपने यहाँ की भाषा, अपने यहाँ की सौंदर्य, अपने यहाँ की तंग दिली, अपने यहाँ की जो चीजें खामियों में है, जो खामियां हैं, वो भी दिखाएगा, बताएगा आकर बाहर, उसे ठीक करने की कोशिश करेगा। आप अगर गुजरात का कोई व्यक्ति ले लीजिए, तो अपना व्यवसाय, वो अपनी व्यावसायिक अपनी बुद्धि जरूर दिखाएगा। तो एक स्टेट का आदमी, किसी भी स्टेट का, साउथ का आदमी आए तो वहाँ का सौंदर्य, वहाँ की समृद्धि बताता है, वहाँ का शैक्षणिक स्तर बताता है। तो हर स्टेट में जो कुछ पर्टिकुलर चीजें अच्छी और बुरी हैं, वो माणिक कौल दिखाता है अपनी ओर से। ओके, तो अभी कहानी जब शुरू होती है, तो पहला पन्ना सबसे पहले मैं ये बताऊं, क्योंकि इलाहाबाद विश्वविद्यालय की बात है, इसे मैंने छात्र संघ को समर्पित किया है। देखिए, ये दिखाई दे रहा है, देखिए। लेकिन छात्र संघ की एक विशेषता है, ये छात्र संघ है ईमानदार छात्र संघ, इसे मैंने ईमानदार छात्र संघ को समर्पित किया है। क्योंकि छात्र संघ और हमारे यूनिवर्सिटी में तो बंद हो गया, लेकिन डीयू और जेएनयू में चल रहा था, तो दिमाग में वही बातें थी, तो इन सबको लेकर पिरोने की कोशिश इसमें की गई है। पहली ही चूंकि किताब, अब जो समीक्षाएं आ रही हैं उसमें ये कहा जा रहा है बराबर कि आपकी किताब जो है शायरियों का एक खजाना है। इतनी सारी इसमें शायरियां हैं कि इतने सारे अशार आपने रखे हैं, इतने चुनिंदा रखे हुए हैं कि अच्छा भी लग रहा है और एक कलेक्शन एक साथ मिल रहा है। हाँ, तो ऐसा है। अब जैसे इसकी पहली ही आप देखिए, जब ओपनिंग ही है किताब की, तो है वो वहां से
आशना है हम तेरे जलवों के बादे जिंदगी, तू वहाँ है और तुझे ढूंढे यहाँ ए जिंदगी। तुम अंधेरों को समेटो अपने दामन में, कभी फिर नजर आ जाएगी तुझको ए ताबे जिंदगी। दूर तक ए संग दिल तेरी सितम सामानिया, काश तेरी रहबरी में हो सफर ए जिंदगी। ओपनिंग इसकी शायरी से होती है। तो अब फिर शायरियाँ बढ़ती जाती हैं अलग अलग जगह, अलग अलग, क्योंकि इतनी शायरियों की ज़रूरत थी तब लगाया गया है। केवल शायरी भरना है इसलिए नहीं लगाया है, शायरी की बेइंतहा ज़रूरत थी इस किताब में, क्योंकि मूल रूप से वो आदमी एक शायर है। अब जो शायर है वो हर बात में शायरी उसको सूझती है। वो जब अपने घर में टूटे हुए शीशे और अपने यहाँ के दरवाज़ों को जला हुआ मकान देखता है तब भी वो याद करता है और वो शायरी बोलता है, लिखता है। जब वो यहाँ बहुत ज़्यादा प्रताड़ित हो रहा होता है, आज़ादपुर विश्वविद्यालय के माहौल में जब वो बहुत परेशान हो रहा होता है तब भी वो लिखता है। जब वो अपनी ज़िंदगी जी रहा होता है और अपने लोगों को याद कर रहा होता है और यहाँ के बहुत सारे लोग उसे परेशान कर रहे होते हैं तब भी वो लिखता है। इसी माहौल में जब वो अपने कोटा और अपनी कुछ तिड़ीबाजी, अपनी कश्मीरियत और अपनी बुद्धि के प्रयोग से और अपनी चालाकियों और अपनी तिड़ीबाजियों और अपनी अच्छी तकदीर, इन सब को मिला के जब वो यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर बनता है, एक कश्मीरी आदमी, एक कश्मीरी विस्थापक आदमी जो कश्मीर से निकाला जा चुका है, निकाले गए जिस भी वजह से, वहाँ पे सताए जा रहे थे या वहाँ से भयभीत होकर निकले, जिस भी वजह से ये लोग निकले, तो इन सारे लोगों की जो है यादों को वो कलेक्ट करता है और यहाँ धीरे धीरे देखता है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी है अच्छी, अरे मैं इतना पावरफुल हो गया। उसने कभी इतना पावर तो देखा था नहीं, वो तो वहाँ से डरा डरा सहमा सहमा सा आया था। कश्मीरी आदमी की जो खासियतें हैं ये सारी इस आदमी में है। भयभीत सा है, हमेशा सहमा सहमा रहेगा क्योंकि वो आतंकवादी माहौल से बाहर निकल रहे हैं हर वक्त, कब क्या हो जाए, वो उसी में बड़ा हुआ है। उसने 40 साल जिंदगी के स्टार्टिंग वहीं गुजारे हैं, तो उसने अच्छी तरह देखा है कि वहाँ क्या अच्छा हो रहा है क्या बुरा हो रहा है, पैदा ही वहीं हुआ था। तो इस बहुत असमंजसपूर्ण, इस बहुत कोलाहलपूर्ण, इस बहुत अप्रत्याशित सी घटनाओं वाले माहौल में जब एक आदमी जन्म ले रहा है और वो एक यूनिवर्सिटी में आ रहा है तो वो सारी चीजें उसके साथ चल रही हैं। इसी माहौल में देखिए, मेरे इस परिवार में बहुत सारे IAS अधिकारी हैं और बहुत सारे सरकारी लोग हैं। जब सरकार किसी को कोई नौकरी देती है, आप समझिए इस बात को, तो क्योंकि यहाँ IAS का नशा, जैसा अभी किसी ने कहा आप लोगों में से, कि यहाँ IAS का नशा ज़्यादा चलता है और इलाहाबाद के विश्वविद्यालय में पढ़ाई कम होती है, IAS का नशा ज़्यादा चलता है। देखिए, IAS हो या कोई भी सरकारी नौकरी हो, मैं आपको एक बात ज़रूर बताऊंगी कि आप मुट्ठी भर केवल वो तनख्वाह और सुविधाएं देते हैं, बाकी आपकी रगों में से पूरा खून चूस लेते हैं, आपको वो जीने का हक नहीं देते। मैं एकदम ईमानदारी से, मैंने कभी इसीलिए सरकारी नौकरी के लिए ट्राई नहीं किया। IAS का निकला था लेकिन हमने मतलब प्रयास नहीं किया इसके लिए। मुझे लिखना ज़्यादा स्वतंत्र विधा और स्वतंत्र काम करना अच्छा लगता है। ये ना खून चूस लेता है ये जो गवर्नमेंट है, ये कोई भी गवर्नमेंट हो, ये नहीं कह रहे कि ये फलानी गवर्नमेंट अच्छी है या कोई भी अच्छी है, ये आपका पूरा खून, आपके सारे अरमान, आपकी सारी हसरतें, आपकी सारी इच्छाएं, आपकी सारी ज़रूरतें सब चूस लेती है, एक इंजेक्शन से चूस के निकाल लेती है और उस बदले में क्या देती है, एक छोटी सी तनख्वाह दे देती है, बहुत छोटी सी। और वो जो खून चूसा गया होता है ना, उससे उस तनख्वाह का मोल नहीं दिया जा सकता। ये जो है बहुत कम पड़ेगा, क्योंकि खून के बदले आप रोज खून चूस रहे हैं। यहाँ एक बोतल खून देते हैं तब इतना वो रहता है कि इतना में बिक रहा है और ये है वो, आपका रोज खून चूसा जाता है। आप थक हार के जब अपने बिस्तर पर आकर गिरते हैं तब आपको मतलब बताया नहीं जा सकता। ये उस अधिकारी से पूछिए, वो IAS अधिकारी से पूछिए, वो किसी भी बड़े पद पर बैठे हुए आदमी से पूछिए कि वो किस तरह जीवन जी रहा होता है, ये वही बता सकता है आपको। तो इसी माहौल में, इसी हाल में ये वाइस चांसलर भी आपका इस विश्वविद्यालय का आज़ादपुर का जी रहा है। इसी माहौल में अब उस सरकारी अधिकारी से लोग किस
किस तरह से लाभ उठा रहे हैं ये अब आप देखेंगे आगे जैसे जैसे बढ़ेगी किताब। पहले तो राष्ट्रपति के अधिकारी, ठीक है, इसमें एक गवर्नर है, ठीक है। गवर्नर साहब का नाम है बद्री नारायण त्रिपाठी। मैंने जो काल्पनिक नाम दिया है वो पहले वेस्ट बंगाल बंग प्रदेश का पहले गवर्नर होते हैं, बाद में वो रिटायर होते हैं। अब हैं तो ये 80 साल के, आप समझ रहे हैं, जो मैंने दिखाया है तो ये 80 साल के, लेकिन जो इनके शौक हैं वो 25 बरस के लौंडे के हैं, समझ रहे हैं आप। तो अब उसकी सारी जरूरतें, उसके सारे शौक पूरा करने के लिए जो ये वाइस चांसलर है निचोड़ा जाता है। कहाँ से लाए रोज नई लड़की, कहाँ से लाए? वो इस तरह से लाता है क्योंकि वो स्टेट यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर है, तो बहुत सारे लड़कियां अपने रोजगार के लिए उसके पास लाइन लगाए खड़ी ही रहती हैं, ऑब्वियसली खड़ी रहती हैं। तो उन्हीं में से एक को बोलता है कि जाओ भाई त्रिपाठी जी को खुश कर दो तो नौकरी दे दें। अब त्रिपाठी जी इसके बदले में बहुत सारे फेवर वाइस चांसलर को दे रहे हैं। उनकी अपना रोना है त्रिपाठी जी का। 50 साल का लड़का हो गया, 80 साल के समय में 50 साल का लड़का हो गया है, कोई सरकारी नौकरी नहीं है। राज्यपाल हैं तो जब तक राज्यपाल हैं तब तक हैं, राज्यपाल से हट जाएंगे तब कहाँ जाएंगे, कहाँ जाएगा परिवार, क्या करेगा? तो वो वाइस चांसलर अपने इस 50 वर्षीय बेटे से कहते हैं कि तुम जो हो इनके यहाँ अप्लाई करो और कानून के अफसर बन जाओ, क्योंकि तुमने लॉ तो पढ़ी रखी है कम से कम। ये बद्रीनाथ त्रिपाठी जी का चरित्र है। बद्रीनाथ त्रिपाठी जी का जो इसमें चरित्र दिखाया है, मैं इसमें थोड़ा सा पढ़ना पसंद करूंगी, बहुत जरूरी है। देखिए ऐसा है, माणिक उनके लिए बंग प्रदेश समेत आजादपुर में उपलब्ध कराता है। हर गुण धर्म स्वभाव वाली कम उम्र की लड़कियां विधुर त्रिपाठी जी के शयन क्षुधा पूर्ति के लिए हर रोज अपरिहार्य है, हर रात अपरिहार्य है। ये उपलब्धता जो है माणिक पूरी करा रहा है। कई बार विभिन्न महत्वाकांक्षाओं के बोझ तले दबी हुई तो बाज दफा अपने घर परिवार की आर्थिक मजबूर लड़कियां भी माणिक के निर्देश पर खुशी खुशी त्रिपाठी जी के आवास तक पहुंच जाती हैं और उस बूढ़े का देह मर्दन खूब अच्छी तरह करती हैं। देखिए, वैसे तो तथाकथित दादाजी से कोई प्रांत, कोई रंग, कोई देश, कोई भेष, कोई जबान बोलने वाली, कोई जात बिरादरी, कोई संस्कृति, कोई संस्कार का बदन छूटा नहीं था चखने से। कभी बाढ़ पीड़ितों की राहत सामग्री का मुआयना करने के बहाने, तो कभी सूखाग्रस्त इलाकों के दौर के बहाने, कभी विदेश यात्रा में, तो कभी इलाज के नाम पर घूम घूम कर, ढूंढ ढूंढ कर, झूम झूम कर उन्होंने हर तरह के तन बदन का भरपूर सेवन किया था। देखिए, ये एक गवर्नर की बातें हम कर रहे हैं, आप समझ रहे हैं, ये गवर्नर है। और तो और शोक सभाओं और प्रार्थना सभाओं में भी उसकी मौजूदगी उसकी तयशुदा रातों का ही सबब होती थी। न जाने कितनी रात कितनी लौंडियों के साथ बिताता रहा, कितनी कितनी सेवा करके, बहला के, फुसला के अपनी अपनी फीस लेकर जाती रही। किसी ने 25 तो किसी ने 50 ऐंठे, किसी ने सरकारी नौकरी लगवाई तो किसी ने प्रमोशन करवाया, किसी ने मनचाहा इंक्रीमेंट बढ़वाया तो किसी ने होम टाउन में ट्रांसफर करवा लिया, किसी ने तगड़ा लैपटॉप झटका तो किसी ने केवल महंगा मोबाइल बदलवाया। खुले तौर पर साहित्य से प्रेम दिखाने वाले महामना गवर्नर बद्रीनाथ त्रिपाठी साहब से सबसे ज्यादा युवतियों ने अपनी 2-2 कौड़ी की बेहुदा किताबों का अतिरिक्त प्रशंसा गान गवाकर विमोचन करवाया था। आप देखिए, ये हैं एक प्रदेश के गवर्नर। आप समझिए, वैधानिक और उसमें ये सर्वोच्च पद होता है, ये एक स्टेट का सर्वोच्च पद है, राजनयिक पद। 22वीं सदी के किनारे खड़े जमाने में नारी जागरण हावी था। कभी कभार टिकट के लिए नारियां आती रहीं और नाड़े खुलवाती रहीं, खड़े को बिठाती रहीं, सहलाती रहीं, सोहराती रहीं। इसी तरह की तमाम रंगीन वजहों के चलते बद्री नारायण त्रिपाठी जी ने कंचन को सपरिवार पहचानते हुए उसकी कोई मदद नहीं की। आप देखिए, ये पहला है, राष्ट्रपति के अधिकारियों के बाद एक स्टेट का ये पहला कैरेक्टर है जो महाभ्रष्ट है। ये शिक्षा तंत्र का हिस्सा है और ये शिक्षा तंत्र में किस तरह शोषण कर रहा है, किस तरह खून चूस रहा है, किस तरह वाइस चांसलर को यूज कर रहा है, देखिए आप। ठीक है,
अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद कैबिनेट के मिनिस्टर आते हैं, ठीक है, गवर्नर के बाद ही आ रहे हैं, शिक्षा मंत्री हैं जो। अब शिक्षा मंत्री उस समय जो थे उसने भी ये जो है महिला जो थी उसने भी यूज किया वाइस चांसलर को, तब वाइस चांसलर बनाया, तब तक वो स्टेट का था। फिर आगे बढ़ी, फिर आगे काम हुआ, फिर आगे बढ़ता गया। फिर इसी माहौल में जब वो अपनी मानसिक झंझावातों से, अपनी यंत्रणाओं से जूझ रहा था और अपनी लालच और अपना लोभ धीरे धीरे पूरा कर रहा था, जैसे जैसे ये चीजें बढ़ने लगी तो महत्वाकांक्षा बढ़ती गई। उसने देखिए, जब कोई एक सीधी सी बात है, जब आदमी एक गलती करता है, अगर उसका पिता उसको एक तमाचा खींच के मार देगा तो वो दोबारा वो गलती नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो पिता है यानी कि गवर्नर है, स्टेट यूनिवर्सिटी का तो सर्वोच्च व्यक्ति गवर्नर है, वो तो उसे और गुनाह करने के लिए प्रमोट कर रहा है, वो अपने गुनाह में उसको हिस्सेदार बना रहा है, उससे वो चीजें मांग रहा है, दिखाई दे रहा है, बताया अभी मैंने। उसके बाद जब वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आता है तो इस व्यक्ति की कई सारी शिकायतें मंत्रालय तक पहुंचना शुरू होती हैं, माणिक कौल की, क्योंकि माणिक कौल पिछले समय से ही काफी गोलमाल करते हुए यहाँ तक पहुंचे थे। तो मंत्रालय में भी यही चोर बाजारी, वहाँ के अधिकारी हमारा ये काम करा दो, हमारा ये काम करा दो, हमारे को ये दे दो, हमारी इन लोगों को भर्ती कराओ। तो उसने खुलेआम खुला छुट्टा भर्तियां की, नौकरियां सरकारी बांटी, प्रमोशन करवाए, जो जिस लायक था उसको वो काम दिया, जो जिस लायक था। ज्यादातर कभी लाइब्रेरी में रखा, डिग्री कॉलेजेस तो पूरे खरीद लिए उसने, मतलब डिग्री कॉलेज में मुट्ठी में थे उसके। यूनिवर्सिटी में तो फिर भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग विभाग के जानने वाले हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, सवाल करने वाले हैं। हमारा इलाहाबाद विश्वविद्यालय गजब लोकतांत्रिक विश्वविद्यालय है, गजब जगह है वो, तो सवाल पूछने वाले हैं। लेकिन इन सारे जो डिग्री कॉलेजेस हैं इसमें ज्यादा सवाल नहीं हो रहे हैं। तो 2-3 है, जैसे ईश्वर चरण डिग्री कॉलेज एक है ना, चरण ईश्वर की है, तो वो चरण एक्चुअली माणिक कौल की चरण पूजा होती है वहां पर, इस तरह से। और भी डिग्री कॉलेज इस तरह के दिखाए गए हैं। फिर सबसे पहले गवर्नर हुआ, फिर कैबिनेट हुआ। अब आपको मैं दिखाती हूँ ज्यूडिशरी किस तरह से आपके शिक्षा तंत्र का हिस्सा है और किस तरह से शोषण कर रहा है और किस तरह से भ्रष्टाचार बढ़ा रहा है। देखिए, इसमें एक जस्टिस तरुण टंडन नाम का चरित्र है। जस्टिस तरुण टंडन रिटायर्ड है, आजादपुर का एक हाई कोर्ट भी है, उस आजादपुर हाई कोर्ट से रिटायर हो गया है। लेकिन चूंकि वो जज तो रह चुका है, अब वो जिस भी गणित से हुआ हो, उसने न्याय का कितना गला घोटा होगा ये तो वही जानता है जब हो रहा हो। क्योंकि जब वो रिटायर हो गया और जिन कमेटी का वो मालिक बन रहा है, वहां वो इतना भ्रष्टाचार फैला रहा है, वो इतना गैर वाजिब काम कर रहा है। वो उसने क्या किया मैं बताती हूँ, हालांकि मैंने इसमें लिखा है, मैं पढ़ के सुनाऊं क्या? आप लोग पढ़ेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा, अपने आप पढ़ा हुआ भाषा मजा आता है। मैं आपको बताती हूँ उसने क्या किया। लेटर हेड होता है तो पूरा एक लेटर पैड, आप लोग सभी जानते हैं, सब पढ़े लिखे लोग हैं, लेटर हेड होता है। उसने पूरे लेटर हेड में अपना साइन बना दिया और माणिक कौल को बरी कर दिया इन मामलों से, और माणिक कौल के अधीनस्थ ये को सबको बरी, सब क्लीन चिट, सबको क्लीन चिट उसने पहले ही बांट रखी थी, साइन कर दिया। अब जब नया कोई मामला उठता था तो कैसे मामला दिखाएं, तो उसमें जो जगह छोड़ी हुई थी उसमें तारीख लिख देगा, छोटी सी घटना लिख देगा, और साइन तो उसका पहले से ही है, और एक मुहर लगा देगा नई कि ये मैंने पास किया है। ये चल रहा था, देखिए आप समझ रहे हैं। इस तरह से ये ज्यूडिशरी और अच्छा क्यों कर रहा है ऐसा जस्टिस तरुण टंडन जी, ऐसा क्यों कर रहे हैं, सोचने वाली बात है। जस्टिस तरुण टंडन जी इसलिए ऐसा कर रहे हैं कि उनका एक बहुत भव्य डिग्री, कभी तो वो एक कन्या पाठशाला थी प्राइमरी की, कल्याणी देवी नाम की एक बहुत प्राइमरी पाठशाला कभी हुआ करती थी, लेकिन आज वो एक भव्य डिग्री कॉलेज है और उसका नाम क्या है, मदन लाल माखन लाल डिग्री कॉलेज। सुना है, मदन लाल माखन लाल डिग्री कॉलेज। इस नाम का एक डिग्री कॉलेज वो चला रहे हैं और यूजीसी से इफरात लिमिटलेस करोड़ों रुपए के सिग्नेचर फंड्स अपने डिग्री कॉलेज के नाम से ले रहे हैं और बदले में ये क्लीन चिट दिए दे रहे हैं। कोई कितना भी क्लीन चीट हो, कितना भी बड़ा चीट हो, वो चीट
बिगेस्ट चीट ऑफ द वर्ड ऑफ द प्लैनेट हो, इसके बावजूद वो क्लीन चिट सबके लिए लिख के रखे हुए हैं। उन्होंने रेप अटेम्प्ट किए हुए चरित्रों को, जैसे मैंने दिखाया है, अजीत सिंह नाम का है, वो माणिक कौल का पीए है, उस पर रेप अटेम्प्ट चार्जेस हैं, उस पर लड़की की गवाही है। वुमेन हॉस्टल में लड़कियां रहती हैं, महिला छात्रावासों की, उन लड़कियों की गवाही है। लेकिन जज साहब तो भैया जज साहब, उन्हें मदन लाल डिग्री कॉलेज के माखन के सिवा कुछ दिखाई नहीं देता, कुछ दिखाई नहीं देता। वो उसे क्लीन चिट एक के बाद एक देते जाते हैं। ये है, देखिए। अब आप देखा है आपने किस तीन बताया अभी मैंने, अभी मैं और भी बताती हूँ। होल्ड ऑन, अभी मैं और भी बताती हूँ। मैंने गवर्नर बताया, मैंने कैबिनेट का मिनिस्टर बताया, मैंने ज्यूडिशियरी बताई, तीन, और मैंने अधिकारी भी सबसे पहले बताया था, राष्ट्रपति के यहाँ जो लोग काम कर रहे हैं। ये उपन्यास भ्रष्टाचार शिक्षा जगत में किस तरह से व्याप्त है, हम उसे ही दिखा रहे हैं, एक के बाद एक लेयर खोल रहे हैं। ठीक है, अभी यूनिवर्सिटी है, बस यूनिवर्सिटी में तो बस नौकरियां हैं। माणिक कौल वो चाबी है जो नौकरियां दे रहा है। माणिक कौल वो चाबी है, सरकारी एक पुर्जा है जो साइन करेगा और सरकारी नौकरी मिल जाएगी। तो सब ले रहे हैं उससे। आप ये ना कहें कि वो सिर्फ अपने ही, अभी वो व्यक्तिगत भी मैं बताऊंगी किस तरह से वो व्यक्तिगत का ये कार्यवाहियां उनकी चल रही हैं, ये कारस्तानियां चल रही हैं। इनफैक्ट ये अभी मैं बताती हूँ। तो राष्ट्रपति के अधिकारी साहब हों, गवर्नर साहब हों, आपके कैबिनेट के मिनिस्टर के यहाँ जितने इतने सारे अधिकारी वहाँ काम करते हैं, सबके 72 काम माणिक कौल करवा रहे हैं। और बद्रीनाथ त्रिपाठी का तो रात का भी काम करवा रहे हैं, दिन का भी काम करवा रहे हैं। उनकी तो पूछिए ही मत, उनकी तो चांदी ही चांदी है, दोनों हाथों में लड्डू और सिर घी में है त्रिपाठी जी का। ठीक है, और जस्टिस साहब का ज्यूडिशरी आप देखिए किस तरह इन्वॉल्व है। इस तरह अब नीचे तक आकर, अब अभी तक तो ये वो लोग हैं जो माणिक कौल के ऊपर काम कर रहे हैं। अब इसके अधीनस्थों की तरफ हम आते हैं। इनके अधीनस्थों में इनके अधिकारी हैं व्यक्तिगत यूनिवर्सिटीज के। ठीक है, व्यक्तिगत और प्लस वो जिन्हें नौकरियां चाहिए, सरकारी नौकरी, लोग तो मरे ही जाते हैं कि भैया बैठ के खाने को मिलेगा, लेकिन जो अधिकारी हो जाता है और जो जिम्मेदार अधिकारी होता है वो खून चुसवाता है, जैसे माणिक कौल ने चुसवाया है। बहुत अपनी जिंदगी दांव पर लगा के उसने नौकरियां की हैं, क्योंकि वो इतना ज्यादा चंट नहीं था, वो थोड़ा सा बेवकूफ आदमी था। वो तभी इतना यूज हो गया है, वो तभी इतना यूज हुआ है। उसकी महत्वाकांक्षाओं, उसकी लालच ने उसे डुबोया है। उसकी महत्वाकांक्षाओं ने उसको दिन प्रतिदिन लालच बढ़ने लगा, उसे सरकारी ये चीजों में मजा आने लगा। उसके अपराध जो हैं छुपाए तो गए नहीं, उसके अपराध तो छुपाए गए, उसके अपराधों की उसे सजा तो दी नहीं गई। तो वो दिन प्रतिदिन और भ्रष्ट से भ्रष्टतर होता चला गया। सजा मिलेगी बाद में, दिखाया जाएगा कि बहुत बहुत बुरी सजा, ऐसी सजा मिली जिसका कोई अंत ही नहीं था। कोई रिजाइन करने के लिए नहीं बोला गया, कोई नौकरी नहीं निकाली गई उसकी। अब देखिए, हम सारे राज तो नहीं खोल सकते, किताब तो पढ़नी पड़ेगी उसके लिए। किताब अगर हम पूरी की पूरी बांच देंगे तो फिर क्या रह ही जाएगा पढ़ने के लिए। ये कोरोना का टाइम है और कोरोना काल जो है इतना भीषण हो गया है, इस वक्त घर से निकलना मुश्किल है बहुत। अभी सुबह से 3 अभी मैं सुन चुकी हूँ जो मेरे जानने वालों में से हैं। फोन में बात कर रही थी 10-15 मिनट पहले, इससे लाइव आने से पहले मैंने बात की, 3 लोगों का मुझे मालूम हुआ। तो ये जो कोरोना काल है, इसमें आप लोग घर में बैठ के पढ़ें, ऑनलाइन सब काम करें, बाहर ना निकलें। तो इसी के लिए ये सामग्री है, तो ये पढ़ें आप लोग। तो अब हम माणिक कौल तक आते हैं, माणिक कौल के अधीनस्थों पर आते हैं। ठीक है, उनके अधीनस्थों में रजिस्ट्रार साहब हैं सबसे पहले, जिसका नाम है सुरेंद्र शुक्ला। ओके, सुरेंद्र शुक्ला जी जो हैं खानदानी तौर पर घर जमाई हैं, खानदानी। इनका खानदान जो है जब से, जैसे कि इनके ससुर जी थे, बहुत अच्छी तरह जाना समझा मतलब है, तभी डिपिक्ट किया है एक चरित्र, बहुत सोचा था तब एक चरित्र आया दिमाग में। तो इनके जो ससुर जी हैं वो भी जीवन भर अपनी पत्नी का ही मायके से आया हुआ राशन खाते रहे और नाम के लिए वकालत आजादपुर हाई कोर्ट में करते रहे। तो अब इनका भी कुछ ऐसा है, लेकिन आखिर इन्हें अपनी पत्नी को बताना है कि नहीं नहीं हम भी कुछ हैं। तो ये एक बढ़िया सा कैरेक्टर इनको इस बीच में मिल गया जिसका नाम था माणिक कौल।
इनकी एक बहुत मैं मजेदार सी एक लाइन मैं पढ़ के सुनाना चाहूंगी जरूर। इन सब में सबसे बड़े खिलाड़ी सुरेंद्र शुक्ला थे, जो कभी आजादपुर के एक वज्र देहाती क्षेत्र में स्थित भोलेनाथ इंजीनियरिंग कॉलेज में एक मामूली क्लर्क हुआ करता था और रसायन शास्त्र के टीचर की अनुपस्थिति में क्लास ले लिया करता था। उसका उसकी जवानी के दिनों में कंचन के पितामह के घर बहैसियत एक मुवक्किल आना जाना था। ठीक है, इसकी जो मजेदार बात है, इत्तेफाक से माणिक पहली रात गुजारने अंकल सुरेंद्र शुक्ला की पागल, बड़बोली और बौड़ियली बीवी की भाई की कार में ही आया। तो जब देखिए, जब कोई घर जमाई बनेगा तो उसकी बीवी पैसे वाली होनी चाहिए, तो पैसा है भैया। अब वो पागल है, बौड़ियली है, क्या जानते हैं वो किस तरह से बात करती है? पढ़िएगा इसमें, वो ऐसे बात करती है। सुरेंद्र शुक्ला की बीवी की बात कर रही हूँ मैं। सुरेंद्र शुक्ला यानी आजादपुर विश्वविद्यालय का रजिस्ट्रार, बहुत महत्वपूर्ण पद है। आप समझ लीजिए नेक्स्ट टू वीसी वही है, नेक्स्ट टू वीसी वही है। वो वीसी साहब को जो समझा देगा, कभी पर्दे में खुलकर नहीं आएगा, वो हमेशा पर्दे के पीछे रहता है। लेकिन सारा तो बड़ा खिलाड़ी है वो। जो आजादपुर विश्वविद्यालय की परिकल्पना यहाँ दिखाई जा रही है, इसमें सबसे बड़ा खिलाड़ी वही है। तो इसकी बीवी ऐसी है, लेकिन इसकी बीवी है जो ज्यादा पैसा हो जाता है तो आदमी का मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है, वो वैसी है। क्या है? कहती है मेरे एक हाथ में तो अमेरिका है और एक हाथ में हिंदुस्तान, ऐसे बोलती है। एक हाथ में हिंदुस्तान है और एक हाथ में अमेरिका, ये इलाहाबाद या दिल्ली, इसको तो मैं फूंक दूंगी तो उड़ जाएगा, ऐसे बोलती है। जब भी बताएगी मेरे पास तो ऑडी है, मेरे पास तो मर्सिडीज है, मेरे पास तो BMW है, मतलब शी इज आउट ऑफ उसका तो दिमाग है ही नहीं, दिमाग तो है ही नहीं, मुझे ऐसा लगता है। तो ऐसा कोई चरित्र इनकी धर्म पत्नी का है। धर्म पत्नी के एक भाई भी हैं। धर्म पत्नी के भाई यानी कि सुरेंद्र शुक्ला के साले। अब सुरेंद्र शुक्ला के साले और इधर माणिक कौल के साले, ये दोनों देखिए, ये दोनों देश के बाहर काम कर रहे हैं, देश के बाहर, और ऐसी एजेंसी से काम कर रहे हैं जहां से सबसे महत्वपूर्ण, सबसे संवेदनशील सूचनाएं मिलती हैं। आप समझ रहे हैं? रॉ जैसी एजेंसी, समझ रहे हैं आप? इन जगहों पे ये दोनों के साले काम करते हैं, दोनों के साले की भी आपस में दोस्ती है। अब आप देखिए, अभी तक तो माणिक कौल को अंदर दिखाया जा रहा है कि वो जुडिशरी को किस तरह से फेवर कर रहा है, किस तरह से लाभ ले रहा है। अभी ये बाहर का सिलसिला है। ओके, बाहर कैसे कर रहा है ये? इन दोनों सालों की मदद से जो भारत की सबसे गोपनीय सूचनाएं हैं, इनको इकट्ठा करता है। अच्छा, ये इकट्ठा करता है तो इकट्ठा करके क्या करेगा बताइए? ये इकट्ठा करके, क्योंकि ये पाकिस्तान, ये कश्मीर का बंदा है, ठीक है, कश्मीरी बंदों को जो हैं, जो सीधे साधे, जो गरीब हैं, जो रोटी खा रहे हैं, किसी प्रकार से जीवन और मौत के बीच में जी रहे हैं, उनकी बात अलग है, उनको हम नहीं ला रहे हैं। ये वो लोग हैं जो उस दरिद्रता से बाहर आ गए हैं और सरकार का हिस्सा बन गए हैं। सरकार चला रही है लेकिन इन्हें आजाद कश्मीर चाहिए। ये माणिक कौल वो चरित्र है। तो ये जो सूचनाएं हैं, जो इनके दोनों सालों की मदद से इनके पास टोकरी में इकट्ठा हो रही है, ये टोकरी लेकर ये पाकिस्तान में दे आता है और पैसा लेता है, लड़कियां ले आता है। समझ रहे हैं? क्योंकि लड़कियां तो सबको चाहिए, लड़कियां तो बद्रीनाथ त्रिपाठी जी को भी चाहिए, है ना। जुडिशरी वाले को नहीं चाहिए, लेकिन अगर कभी धोखे से मिल जाए तो कोई दिक्कत नहीं है उसे। ओके, इस प्रकार से ये चल रहा है। एक विश्वविद्यालय का वाइस चांसलर ये है, आप देख रहे हैं। रजिस्ट्रार साहब से इनकी दोस्ती बाद में होती है। अब रजिस्ट्रार और वाइस चांसलर तो एक दूसरे के चोर मौसेरे भाई हैं। वो तो कहने को बॉस और वो कहने को अधीनस्थ हैं, लेकिन दोनों तो एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, एक ही थाली के खाने वाले हैं। तुम मेरा खाओ, मैं तुम्हारा खा रहा हूँ। तो ये सूचना है। तो मैंने इसमें ये सब कुछ दिखाने का प्रयास किया है कि वो देश के अंदर भी कितना गद्दार है और देश के बाहर भी। वो जब पैदा हुआ था तो वो मासूम आदमी था, वो जब पैदा हुआ था तो वो एक शायर, एक खूबसूरत जज्बात वाला, एक खूबसूरत रूमानी दुनिया में जीने वाला उस दुनिया का आदमी था। लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ा, तैसे तैसे उसकी महत्वाकांक्षाओं ने, उसकी लालच ने, उसकी बहुत सारी लिप्साओं ने उसे करप्ट कर दिया, उसे भ्रष्ट कर दिया। धीरे 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 वो बिगड़ता गया। इस पूरे चक्रव्यूह में, इस पूरे माहौल में, इस पूरे हालात में, इन पूरी दुनिया में, इस पूरे बवंडर भंवर जाल में
एक दिन वो एक लड़की से मिलता है और उस लड़की इस फिल्म की या इस नॉवेल की हीरोइन है और उसका नाम है कंचन दीक्षित। कंचन दीक्षित एक चित्रकार है, खूबसूरत, खूब रंगों की शैदाई, रंगों में रहने वाली। उसकी जिंदगी में जितना कालापन है उतना ही वो रंगों में उड़ेल देती है। वो किताबों में कवर बनाकर, वो चित्रों में रंगीनियां उड़ेल उड़ेल के अपने जीवन को रंगीन बनाती है, क्योंकि जीवन तो उसका एकदम काला है, जीवन में उसके कोई है नहीं। कंचन दीक्षित वॉज एब्सोल्युटली अलोन, अपने शहर से बिछड़ी हुई है। जिस दिन ये कंचन से मिलता है माणिक कौल, उस दिन उसको एक चीज याद आती है कि मैं भी ऐसा ही था। कंचन को भी लगता है ये आदमी मेरे जैसा ही है, क्योंकि उसको पूरा बताता है। 2-1 रात वो उसके साथ बैठ के बातें करता है खूब लंबी लंबी, और वो पूरी दुनिया की कहानियां सुनाता है कि क्या क्या हुआ। शादी करता है उससे, उसे अपने संग कश्मीर ले जाता है। कोकरनाग नाम की जगह है, उस कोकरनाग में उसको वो दिखाता है कि देखो मैं यहाँ पैदा हुआ था, देखो मैं ये था। क्योंकि देखिए, प्रेम ऐसी चीज है जो अपने आप को सबसे ज्यादा जस्टिफाई करने की कोशिश करती है अपने पार्टनर के लिए, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। तो लड़की को तो इसमें यहाँ कुछ कहना नहीं है, लड़की के बारे में सारी दुनिया जानती है। वो भी जान रहा है कि भाई ये हैं, इनके घर की हैं, इनके घर की हैं, ये दादाजी इनके खत्म हो चुके हैं, बहुत अकेली पड़ गई है, ये भी, इसका भी दुख मेरे ही जैसा है। ये भी जिस प्रकार मैं कश्मीर से कभी जुदा हो गया था, लेकिन मैं महत्वाकांक्षाओं, लोभ लिप्साओं में फंस गया, लेकिन ये लड़की नहीं फंसी। तो उसे एक बार ही लगता है मैं इस लड़की जैसा नहीं बन सकता। इस लड़की को तो कोई लालच नहीं है, मैं इसे कितने लालच दे रहा हूँ, आप नौकरी लीजिए, दुनिया भर की लड़कियां मुझसे नौकरी लेती हैं। इसी वेग में वो एक एक का बता देता है, इस लड़की को मैंने ये दिया, इस लड़की को मैंने ये दिया, इस लड़की को ये दिया, इस लड़की को ये, बताता चला जाता। तो वो कहती है अच्छा आपने उसको ये दिया, आपने ये दिया, अच्छा तो वो इस नौकरी पे इसलिए है, अच्छा तो वो मंत्री ऐसा है, अच्छा तो वो जज ऐसा है, अच्छा तो गवर्नर साहब ऐसे हैं। सब सुनती रहती है। अब वो उसका पति है, उसने उससे शादी की है बाकायदा, तो वो सुनती है उसकी सारी बातें। और एक एक करके ये जब सारे राज खुल जाते हैं तब इसको एहसास, लेकिन इसको चूंकि ये है तो सरकारी नौकरी में, तो ये कितना भी अच्छा बनने की कोशिश करे, अब तो ये उसका हिस्सा बन गया है ना। बहुत सारे गुनाह तो इसके हाथों से हो चुके, वो चाहे बद्रीनाथ त्रिपाठी ने करवाया हो, चाहे जज साहब ने करवाया हो, चाहे रजिस्ट्रार ने करवाया हो, चाहे किसी ने करवाया हो, लेकिन अब तो ये उन गुनाहों का हिस्सेदार है क्योंकि ये सरकारी नौकरी कर चुका है। तो माणिक कौल ये एक चरित्र है, आप देखिए कितना कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन कितना वो बहुत उस लड़की से बहुत मतलब बहुत प्यार करता है, बहुत प्यार करता है कि तुम एक ऐसी लड़की मिली हो जिसको कोई लालच ही नहीं है। मैंने ऐसी कोई लड़की ही नहीं देखी दुनिया में। वो उसे बोलता है कि इतनी सुंदर लड़की, इतनी रंगों की, इतनी प्रेमी और जो इतनी उदास है, ऐसी लड़की मैंने अपनी जिंदगी में कभी देखी ही नहीं। तुम्हें कोई लालच ही नहीं है। मुझे कोई लालच नहीं है, मेरे तो मतलब मैं इतने बड़े घर खानदानों से आती हूँ, मेरा इतना बड़ा बड़ा ओहदा रह चुका है, सब लोगों को तो मैंने अपने यहाँ कुछ ना कुछ मांगते ही आते देखा है, तो मैं किससे क्या मांगने जाऊँ। तो यदि मेरे को तो कुछ नहीं चाहिए, ठीक है तुम अगर वाइस चांसलर हो तो कुर्सी छोड़ के आओ और तुम भी अपने इन जंजालों से बाहर। तो कहता मैं नौकरी नहीं छोड़ सकता, मैं नौकरी छोड़ लूंगा तो मैं अनसेफ हूँ, मुझे तो मार डालेंगे बहुत सारे लोग, मेरे पीछे तो कितने सारे हैं। तो अपने गुनाह बताता है, पाकिस्तान से उसके क्या संबंध है, वो किस तरह एजेंसी से खबरें पहुंचाता है, एक एक बात वो बताता है। अपनी बीवी को ही बताएगा और वो उसकी पसंद की बीवी है, कोई ऐसी बीवी नहीं है कि जबरदस्ती। अच्छा, अब माणिक कौल की निजी जीवन में जो लोग रहे हैं, जैसे कि उसकी 20 साल पुरानी, 20 साल बड़ी उससे एक उसकी लाइफ पार्टनर थी, वो उससे 20 साल बड़ी थी। ये भी एक दुर्योग है, ये भी एक इत्तेफाक है कि उसको उसे शादी करनी पड़ी थी उस टाइम पर, लेकिन वो फिर दूसरी शादी करता है। वो कहता है नहीं, वो मुस्लिम बनता है, वो बोलता है मैं निकाह पढ़वाऊंगा आपके साथ, शादी करता है और एक एक बात बताता है अपनी। लेकिन चूंकि अब वो लालच में तो पड़ा ही हुआ है, उसको तो लालच पड़ गया है, उसको तो बड़ी कुर्सी का, और प्लस वो मजबूर भी हो चुका है क्योंकि कई गुनाह उसके हाथ से हो चुके हैं, तो वो उस दुनिया को छोड़ नहीं सकता, ये तय है। अब वो दुनिया जब वो छोड़ नहीं सकता तो फिर वो क्या करे, कंचन के संग कैसे रहे, या कंचन को उसने धोखा दिया है कि नहीं दिया, ये सब आप पढ़ना पड़ेगा। पूरी कहानी बांचना मेरे लिए मुश्किल है, एक एक चीज कैसे बता सकें। फिर भी मैंने बहुत बताया है, मैंने आपको मेन किरदार बता दिए हैं, कुछ और किरदार भी बता सकते हैं जो इसमें मजाक वाले हैं। जैसे है मनोरंजन कुमार, एक महास्वार्थी, महागीदड़, महालालची, महाकमीना, महाकबाड़ी चरित्र ये मैंने बनाया है।
जैसे इसमें एक मैंने लिखा सांड जैसा चरित्र है दुबे जी हैं। मैंने जानवरों के नामों के साथ, जैसे एनिमल फार्म था, अगर पढ़ा हो आप लोगों ने, बहुत सारे लोग, जॉर्ज ऑरवेल का एक बड़ा शानदार उपन्यास है, सटायर है वो। राजनीति में वो सारे जानवरों को बता देते हैं, फलाना अच्छा क्लिंटन वो तो ये जानवर है, ऐसे एक एक मतलब अपने तत्कालीन राजनीति को वो दिखाता है। तो उसमें मैंने यहाँ पे बताया कि जैसे सांड जैसा एक चरित्र है, तो वो है दुबे जी। वो हमेशा एक त्यागपत्र अपनी जेब में लेकर घूमते रहते हैं, और जैसे ही उसको उसका मालिक दिखाई देता है तुरंत त्यागपत्र देते हैं। जाहिर है त्यागपत्र तो कबूल होना नहीं है, तो वो त्यागपत्र अपना वापस रख के घर आते हैं तो दोबारा त्यागपत्र देते हैं, फिर दूसरे दिन जेब में सजाते हैं, फिर यूनिवर्सिटी कैंपस में निकल जाते हैं। इस टाइप के कैरेक्टर एक दुबे जी हैं। कई सारे टीचर्स हैं, एक से बढ़कर एक कमीने टीचर्स। अब जब जैसे कि कुछ टीचर्स ऐसे हैं जिनकी नौकरियां पक्की नहीं है, तो चूंकि कंचन उस शहर की है, कंचन को सभी लोग जानते हैं, तो वो दिलवा देती है कि हम कह देंगे, माणिक आएंगे तो मैं उनसे कह दूंगी, माणिक कर देंगे आपकी नौकरी पक्की। कईयों की नौकरियां उसने पक्की करवा दी। लेकिन जब कुछ हालात बिगड़े, जब कंचन और माणिक कौल के बीच में कुछ विवाद हुए आपसी, तो इन सब लोगों ने अपने अपने रंग दिखाए। ये बहुत इसका बहुत ही दुखद हिस्सा है, इस पूरी कहानी का बहुत दुखद हिस्सा है कि किस तरह से लोग पलट जाते हैं। जिन जिन की नौकरी लगवाई, रतन उसने ये कहा, माणिक से कहा कि माणिक मेरा जन्मदिन आ रहा है, तो मुझे तोहफे में क्या दोगे? तो कहता है आप मेरी जान ले लीजिए, क्या चाहती हैं आप बताइए। तो वो लिस्ट दे देती है, इनकी नौकरी पक्की करवा दो, ये ना बहुत गरीब हैं, इसका ना बड़ा भाई है उसे कैंसर है, और इसकी जो माँ है इसका तो घर किराए पर है, प्लीज इसे नौकरी दे दो। अच्छा मैं देखूंगा, प्रोफाइल तो बहुत अच्छा शायद है कि नहीं मालूम नहीं। फिर वो वहां जाएगा अपने कैंपस में, फोन करके बताएगा उसका तो बहुत अच्छा प्रोफाइल नहीं है, लेकिन आप कह रही हैं तो मुझे पक्का करना ही है, आखिर जन्मदिन में अपनी बीवी को तोहफा देना है। तो फिर वो नौकरियां पक्की एक के बाद एक करता चलता है। तो ये बड़ी सुंदर कहानी है, इनिशियली प्रेम कहानी भी है, क्योंकि वो आदमी कितना भी कमीना हो गया है, बना दिया गया है उसे, माहौल ने, सिस्टम ने, उसे जुडिशरी ने, उसे मंत्रालयों ने, उसे गवर्नर साहब ने कितना भी खराब बनाया हो, कितनी भी बुरी स्थिति उसकी बना दी हो, कितना, लेकिन ओरिजिनली वो बहुत खूबसूरत आदमी था, अपनी जगह का पैदा हुआ, अपनी जगह से प्यार करने वाला। वो जिस तरह से कोकरनाग को याद करता है, क्योंकि वो कोकरनाग में जन्मा है, जिस तरह वो कोकरनाग को याद करते करते कंचन से लिपट जाता है, रोता है फूट फूट के कि कोई भी रो दे ये देखकर कि वो कितना याद करता है अपनी जमीन। उसी तरह कंचन रो रही होती है अपने शहर को याद कर करके। तो ये दोनों के दुख मिलते हैं, दोनों के सुख मिले ना मिले, दोनों के दुख बहुत मिलते हैं, तभी ये कहानी बनी है। फिर इसका एंड होता है धीरे धीरे करके। आखिरी में जो मैंने इसमें बहुत सारे शेर लाए हैं, और बहुत सारे शेरों की इसमें जरूरत थी, बहुत शेर हैं इसमें आपको दर्जनों शेर मिलेंगे। ये इश्क नहीं आसान इतना ही समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। जमी खा गई आसमां कैसे कैसे, हुए नामवर बेनिशा कैसे कैसे, न दिलरुबा से निकलेगा न दिल नशी से निकलेगा, हमारे पाँव का कांटा तो बस हम ही से निकलेगा। बहुत सारे शेर हैं। हमारे इश्क का चर्चा सारे शहर में है, हमारे इश्क का चर्चा सारे शहर में है, हमारे बीच फिर भी दुश्मनी सी लगती है। ये शेर है। तो इस तरह बहुत सारे शेर इसके साथ एक यूनिवर्सिटी के माध्यम से, एक वहाँ में अपॉइंटेड एक वाइस चांसलर, एक सरकारी ओहदे के माध्यम से मैंने पूरे शिक्षा जगत की करप्शन को, खाल को, उसकी लेयर्स को, उसकी चीजों को उघाड़ने की, दिखाने की कोशिश की है। कैसे की है या बोला, जो समीक्षाएं मुझे मिल रही हैं तो भाई ऑब्वियसली बहुत पढ़ के लोग कह रहे हैं तो अच्छा कह रहे हैं। अब आप लोगों को पढ़ के बताना है एक्चुअली कैसी है। आखिरी इसका है, ये कहकर इसे रख दूंगी, दूसरी किताब पर बोलूंगी क्योंकि टाइम बहुत हो गया है, एक ही किताब पर पूरा बोलते रह गए। देखिए आखिरी में बस इसमें ये दिया हुआ है कि कंचन ने हेडफोन में अपनी मनपसंद गजल का एक नगमा चुना, कार की सीट पर सिर टिकाया, आंखें बंद की, बेगम अख्तर की गाई हुई और शकील साहब की लिखी हुई एक बहु प्रशंसनीय बहुचर्चित गजल में खो गई। ऐ मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना आया, जाने क्यों आज तेरे नाम पे रोना आया,
यूं तो हर शाम उम्मीदों पे गुजर जाती थी, आज कुछ बात है जो शाम पे रोना आया, ऐ मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना आया। तो इस तरीके से ये किताब उपन्यास की कहानी यहाँ पर रोक देते हैं। हालांकि इसका भी मैं दूसरा पार्ट लिखूंगी क्योंकि कई चरित्र छूट गए हैं। जैसे कोई कनौजिया, भदौरिया, क्या नाम है, चौरसिया, इस टाइप के एक चरित्र हैं, वो एक चतुर्वेदी हैं बैलून जैसे, वो छूट गए हैं। कई चरित्र भी मुझे इसमें लगाने हैं क्योंकि माणिक कौल को जस्टिफाई तो नहीं करना है। माणिक कौल ने जो किया उसकी सजा उसको दी गई है प्रॉपर। अब देखिए मैंने सही सजा दी है कि नहीं, ये आप देखकर बताइए कि एक बहैसियत एक राइटर थर्ड पर्सन की तरह से मैंने सही सजा दी है कि नहीं, ये आप देखें। अब मैं अपने दूसरे उपन्यास पर बात करती हूँ, थोड़ी सी बात करती हूँ क्योंकि गंगा जमुनी तहजीब की बात हो रही है, ये इस पर भी बोलना चाहिए। ये भी इसी साल आई है जनवरी में। नौशाद नाम है इसका, नौशाद अली। इसमें मेन कैरेक्टर 4 हैं लेकिन दिखाई 3 ही देते हैं क्योंकि एक मर चुका है, लेकिन जो मर गया है वो साथ साथ चलता है, हर कदम पे साथ चलता है। आपको ये देखने को मिलेगा इसमें। इसमें है एक नफीसा है, शाहनवाज बानो। नफीसा शाहनवाज की बीवी है, इसलिए नाम के आगे उसका नाम लिखा हुआ है। नफीसा शाहनवाज बानो लंदन में रहती है। शाहनवाज मर गए हैं तो फिर वो आती है हिंदुस्तान, और हिंदुस्तान में फिर उसे नौशाद मिलते हैं, नौशाद की बीवी मिलती है। नौशाद की बीवी उसको बहुत प्यार करती है लेकिन वो नौशाद से ज्यादा प्यार करने लग जाती है। कुछ इस तरह की कहानी है। थिएटर जगत में क्या करप्शन है, थिएटर जगत की क्या हालात हैं। थिएटर देखिए इलाहाबाद में उतना कामयाब और उतना प्रॉस्पेरस और उतना फला फूला है कि नहीं, लेकिन दिल्ली में बहुत है। मैं आपको बताऊं बॉम्बे में तो आप समझ लीजिए ये जो अंधेरी का इलाका है, पूरा अंधेरी, वर्सोवा, ये पूरा थिएटर आर्टिस्ट से भरा हुआ है। अब यही थिएटर आर्टिस्ट जब फिल्मों में जाते हैं तो तहलका मचाते हैं। बहुत सारे मेरे जानने वाले हैं, थिएटर मैंने खुद किया है, बहुत मुझे पसंद है थिएटर, मेरे पसंद की दुनिया थी। थिएटर ना हर इंसान को एक बराबर जमीन पे खड़ी करता है, ये है थिएटर में। थिएटर में ये नहीं है कि आप वाइस चांसलर हैं या आप अध्यापक हैं या आप रिसर्च स्कॉलर हैं, तो ये 3 कैटेगरी नहीं बांटता। वो सबको एक, वो जमीन में बैठाएगा तो सबको जमीन में बैठाएगा, वो झाड़ू दे देगा, झाड़ू लगाओ तो कोई भी दे देगा। ये थिएटर इज अ फैंटास्टिक फील्ड, आई टेल यू, मुझे बहुत पसंद है। तो मेरे थिएटर का जो प्रेम है उसकी ये गवाह है किताब नौशाद। तो इसमें नौशाद जो है थिएटर पढ़ाने वाला एक आर्टिस्ट है, निजामाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा है वो। फिर उसकी बीवी बुलाती है नफीसा को कि वो आए, क्योंकि शाहनवाज इतना बड़ा थिएटर का नाम है, उसकी बीवी है, वो भी थिएटर से जुड़ी हुई है। तो दोनों मिलकर उसे बुलाते हैं, फिर दोनों की खूब बातें होती हैं, फिर दोनों में प्रेम होता है, फिर क्या होता है, फिर अब आप ये सब देखिए और बताइए। बहरहाल आप लोग, ये 6 तो बज ही गया है, हम रखना चाहिए। लेकिन एक बार सवाल अगर किसी का कोई है तो, मुझे दिखाई नहीं दे रहा है सवाल, इधर चला गया है, किधर चला गया है, कहाँ से सवाल मिलेगा? सब सुन रहे हैं कोई? मैंने ऐसे एक बार कर दिया था, सब चला गया क्या? कैसे मिलेगा सवाल? किधर से मिलेगा? इधर से मिलेगा। जब ऐसे आ रहे थे ना बराबर, तो मैंने यूं ऐसे उंगली से कर दिया था, स्वाइप करना जिसे कहते हैं, तो वो स्वाइप करके चले गए। लेकिन अभी कहाँ है, ये कैसे पता चलेगा? किसी का कोई सवाल हो तो मैं उसका जवाब अब दे दूं, क्योंकि मैंने काफी बता दिया है किताब पर। मुझे तो ये याद नहीं आ रहा है, क्योंकि सवाल जो है मुझे दिख जाया करते थे, जब स्वाइप करो तब भी दिखाई देते थे बीच बीच में। किसी का कोई सवाल हो तो बताओ भाई। पूछ लें क्या? चलिए ठीक है, 6 बज गया है। अब सवाल अगर थोड़े बहुत ले लेते तो 2-4 मिनट में सवालों में लगा देती। यहाँ पर है क्या? कहाँ है? ये दोनों किताबें हैं, ठीक है। देखिए मैं बाद में देखूंगी
इसको तो फिर से एक बार देखेंगे। तो आप लोग ना कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा, मैं सबका वहां लिख कर जवाब दे दूंगी। हो सकता है यहाँ से ना दे पा रही हूँ क्योंकि मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। वो मैंने स्वाइप किया था, इधर उधर खिसक गया है तो वो सामने नहीं आ रहा है। और इधर करने से आ तो जाता था, पर अब इधर कर रहे हैं तो आ नहीं रहा है। चाहे इतना जितना करो, इतना इधर कर रहे हैं, नहीं आ रहा है। ओके, तो आपके कोई भी सवाल हो इन 2 किताबों से आप मुझसे पूछिए, मैं आपको बताती हूँ। दोनों किताबें अमेजोन पर हैं, जब चाहे मंगाएं पढ़ें। कोरोना काल में बाहर ना निकलें। आपके जो एडमिन हैं उनकी भी ये बार बार रिक्वेस्ट है, बार बार रिक्वेस्ट आती थी, वो हर जगह ये रिक्वेस्ट लगा रहे हैं। मैं भी आपसे व्यक्तिगत रूप से ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ, घर से बाहर ना निकलें बेवजह। कोरोना काल है, इतना मतलब ये डह रहा है, ये इतनी बड़ी पेंडेमिक तो घोषित हो ही चुकी है, महामारी तो घोषित हो ही चुकी है, लेकिन हम अपना बचाव खुद कर सकते हैं। हम ये बात खुद मान सकते हैं कि हमें कैसे बचना है। ठीक है, तो अपने आप को बचाइए और अपने परिवार को खूब सुखी रखिए और इस परिवार से ज़्यादा से ज़्यादा लोग और जुड़ते जाएं। हम तो इसका हिस्सा हैं ही, फिर आएंगे, हम फिर मिलते रहेंगे। अभी इसका पार्ट 2 लिखना है, हम फिर मिलेंगे। और जो भी सवाल है कमेंट बॉक्स में छोड़ जाइए। 6 बज गया, ठीक 5 बजे मैंने शुरू किया था, 6:02 है। किसी का भी समय मैं ज़ाया नहीं होने दूंगी। मैं बहुत पंक्चुअलिटी को पसंद करने वाली लोगों में से हूँ। तो मैं अब विदा लेती हूँ। मैं समझती हूँ कि मैंने उपन्यास में कुछ समझाने का प्रयास जो किया है वो समझ आ गया होगा लोगों को। और अगर कोई भी क्यूरियोसिटी है, अगर कोई भी जिज्ञासा है, कोई भी कौतूहल है, कोई भी उत्सुकता है, तो आप बेझिझक मुझसे पूछें। मैं बराबर हूँ, इस परिवार में तो हूँ ही। बिल्कुल आप सवाल पूछिए इससे। ठीक है, तो अब मैं विदा लेती हूँ। सादर नमस्कार सभी सीनियर्स को, सभी जूनियर्स को, सभी समवयस्कों को, सभी को बहुत प्रेम पूर्वक, बहुत आदर पूर्वक, बहुत श्रद्धा के साथ नमस्कार।